नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बगावती सुर थमने का नाम नहीं ले रहे। राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान अपनी भड़ास निकालते कार्यकर्ता का वीडियो सामने आया, जिसके बाद पूर्व प्रदेश महामंत्री अरुण सिसोदिया के लेटर ने एक बार फिर कांग्रेस के अंदर खलबली मचा दी। दरअसल छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है के नारे के साथ 5 साल तक कांग्रेस सत्ता में रही। इस दौरान जनता से जुड़ी कई योजनाएं लाई गई, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी पर भरोसा जताया और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद कांग्रेस की कोशिश लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की है, लेकिन चुनाव से एन पहले कांग्रेस में बगावत के सुर दिखाई देने लगे। विधानसभा चुनाव में सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस के नाराज नेताओं का गुस्सा धीरे धीरे फूटने लगा है। कई कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक रूप से जताई, तो वहीं कई बड़े नेता पार्टी फोरम में भी चर्चा करते नजर आ रहे हैं। पार्टी ने कई नेताओं पर अनुशासन का डंडा भी चलाया है, फिर भी बगावत के तेवर हैं जो कम होने का नाम नहीं ले रहे। राजनांदगांव में जहां कांग्रेस कार्यकर्ता ने मंच से ही कई सवाल खड़े किए, तो वहीं कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया के पत्र ने सियासत को बढ़ा दिया है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अगर कोई बात है तो पार्टी फोरम में रखना चाहिए। तो उधर कांग्रेस के अंदर मचे घमासान पर बीजेपी चुटकी लेती नजर आई। बीजेपी का कहना है कि यह हाल सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं का खुद ही पार्टी से मोह भंग होता जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से चर्चा। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे, उससे पहले सुन लीजिए कुछ सियासी बयानबाजी। का दर्द छलका है भरे मन से, उन्होंने कई सारी बातें की हैं आपके सामने, इसको कैसे देखते हैं? मैंने तो उसका जवाब भी दिया। मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी है जहां कहने के छूट मिलती है, सब अपनी बात कह सकते हैं। इस मामले को लेकर वहां के जिला अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी सक्षम है, जो भी निर्णय ले ले। अभी तक जिला कांग्रेस कमेटी का हम तक कोई बात नहीं आया है, ना कोई इस तरह के शिकायतें नहीं आई है। जब आएगी देखेंगे, लेकिन इसके लिए जिला कांग्रेस कमेटी सक्षम है। ये उनके अंदर का मामला है। मैं जो मेरा स्वभाव है, मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। कांग्रेस अपने घर परिवार को संभालना है, उनको अपने संगठन को किस तरीके से वो करना है, ये उनका विषय है। पूरे देश में दिख रहा है और स्वाभाविक रूप से जब आप देखते हैं तो पूरे देश में आज कांग्रेस के कई ऐसे कार्यकर्ता और ऐसे नेता जिनका अपने दल से विश्वास उठता सा चला जा रहा है, निश्चित रूप से पूरे देश में और न्याय की बात करने वाले अपने संगठन के न्याय करना चाहिए उनको, तो उस दिशा में ध्यान नहीं है। और स्वाभाविक रूप से एक मुझे जो लग रहा है बड़ी संख्या में और कांग्रेस के जो नेता हैं, वरिष्ठ हैं, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, अगर उनका किसी और दल में जाना हो रहा है तो निश्चित रूप से विश्वास में कमी आ रही है कहीं न कहीं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तरफ से आए हुए आपने बयान सिलसिलेवार सुन लिए। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में आखिर ये घमासान क्यों मचा है, सवाल ये होगा, और इसका प्रमुख कारण आखिर क्या है। और जो आरोप कांग्रेस को लेकर बीजेपी लगा रही है, ये अपने कार्यकर्ताओं का एतबार ही अब पार्टी में नहीं बचा है। इसमें कितना दम है, इसमें कितना दम है, ये भी समझने की कोशिश होगी। तो सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात, तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आखिर बगावत के सुर क्यों उठे, इसका प्रमुख कारण क्या है।
तो फिलहाल अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया के लेटर से पार्टी में खलबली मच गई और बड़े सवाल ये लेटर खड़े करता है। और जानने की कोशिश ये भी होगी कि आखिर क्या वाकई में जो बीजेपी के आरोप हैं उसमें क्या वाकई में दम है। तो देखिए, बयानबाजी हमने आपको सुनाई और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं और दो मेहमानों को आपके साथ जोड़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ उचित शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ की सियासत बहुत अच्छे से समझते हैं। निशिकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। पांडे साहब का भी स्वागत है। शुरुआत चर्चा की मैं उचित शर्मा जी आपसे करना चाहूँगा। वजह आखिर क्या आपको नज़र आती है, ये जो मंच से भाषण हो या ये जो लेटर हो या कुछ ऐसे भी बयान आ रहे हैं कि हमारी 5 साल तक सुध नहीं ली। अब उन नेताओं के नामों पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन इसका कारण क्या है, ये जो एक हफ्ते से कुछ इस तरह के हम लोग बयान सुन रहे हैं? देखिए, ये एक हफ्ते से नहीं, आप देखिए लगभग 3 महीने से छत्तीसगढ़ में चालू है। जिस तरीके से एक इनके जो समीक्षा बैठक होनी चाहिए थी, समीक्षा बैठक भी जो हुई उसमें भी काफी भड़ास निकली थी, जो काफी लोगों ने खुल के उसमें बोला था। तो कांग्रेस में एक तो ये है कि कांग्रेस में थोड़ा सा खुला खेल फर्रुखाबादी है, इसको कह सकते हैं आप। वहां बोलने की आजादी है, थोड़ा सा मतलब ऐसा बड़े नेताओं का कोई बड़ा दबाव नहीं रहता, बोलने की स्वतंत्रता है, थोड़ी आजादी। ये प्लस पॉइंट भी है। ऐसा नहीं कहूंगा कि कांग्रेस में सब कुछ खराब है, कुछ राजनीति की सोच नहीं, समझ नहीं, या पार्टी का अस्तित्व नहीं, ये बातें नहीं है। वहां बोलने की आजादी है, वहां थोड़ा सा खुलापन है। जिस तरीके से संगठन और अनुशासन का डंडा भाजपा में चलता है, उस तरीके से कांग्रेस में नहीं है। ये दुविधा भी है और एक सुविधा भी है, आप इससे कह सकते हैं जी। तो ये कार्यकर्ताओं को मतलब खुलेपन में रहने की उनकी आदत है। वहां आप देखिए कि जिस तरीके से भाजपा में कोई भी मीटिंग के बाद कोई भी चीजें बाहर नहीं आती। आपने भी कई बार भाजपा और कांग्रेस को कवर किया होगा, तो आप देखें कि भाजपा की बातें मीटिंग के बाद खुल के बाहर नहीं आती। जिस सज्जन को, जिस नेता को बोलना है वही 4 बात बोलेंगे और जितना बताया जाना है उससे ज्यादा छुपाया जाना है। बिल्कुल। ये भी इनकी एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहती है। लेकिन कांग्रेस में आप देखेंगे कि शीर्ष नेतृत्व भी बैठक ले रहा होगा तो कहीं ना कहीं से बाहर बात और आपको और हमको लीक हो जाती है, खबर लग जाती है। हाँ। वो जिसको हम अपने सूत्रों के अनुसार चलाने की कोशिश भी करते हैं। हाँ। और हम लोगों ने और आपने किए भी होंगे। वहीं इसके अंदर भाजपा में थोड़ा अनुशासन इस तरीके से है हुआ है कि मतलब एक दूसरे की बातें भी बाहर नहीं कर सकते। मतलब आप समकक्ष पोस्ट में भी है, अगर आपको बुलाया गया है तो आप ही के साथ चर्चा होगी, आप भी बाहर मुझे नहीं बताएंगे। अगर मैं भी आपके कद की पोस्ट पर भी हूं तो भी डिस्कस नहीं करते। तो भाजपा में थोड़ी सी गोपनीयता की तवज्जो है, और यही जो है गोपनीयता को लेके कांग्रेस थोड़ी सी, मैं कहूंगा कि यहाँ पे बीपीएल आप इसे कह सकते हैं कि गोपनीयता यहाँ पे बीपीएल है, और सवर्ण नहीं कह सकते आप इन्हें गोपनीयता के नाम पे। तो ये चीजें थोड़ी सी आती है कांग्रेस और भाजपा में, अगर आप अंतर समझे देखें तो। आदरणीय शर्मा साहब, इसका क्या खामियाजा ज्यादा कांग्रेस को भुगतना पड़ता है क्या, ये खुलापन का? कि आप देखिए ये चीजें भाजपा में भी थी, लेकिन 2014 की भाजपा में जिस तरीके से एक व्यक्तिवाद है, कुछ वहां दबाव है, अनुशासन का डंडा का साइज जो है काफी मोटा भी हो गया। जो पतला था शुरुआती दौर में, जो छड़ी थी, अब वो डंडे के रूप में कन्वर्ट भी हो चुकी है जी। तो वहां डंडा चलता है, तो जो छड़ी के डंडा में कन्वर्ट भी हो चुका है। तो वहां जिस तरीके से अनुशासन है, अनुशासन का एक बड़ा पिलर है वहां पे, तो वहां की उसपे सोच भी नीचे दब। आप देखिए ना, कोई नहीं बोल पा रहा, कहाँ कोई बोल पा रहा है। आप कौन कितने मंत्री को आम आवाम जानती है? आप गिन के बताइए कि 64 मंत्री होंगे, कोई 5 आदमी मंत्रियों के नाम भी जोर से ले ले तो मान जाए। वहां पे तो नितिन गडकरी जैसे पूर्व अध्यक्ष को भी चुप रहना पड़ता है, राजनाथ सिंह जैसे आदमियों को भी चुप रहना पड़ता है। तो कंप्रोमाइजिंग है। वही इसके इतर कांग्रेस में है जो थोड़ी सी खुली छूट फर्रुखाबादी जैसी स्थिति है, बोलने की आजादी है, लोग बोलते हैं।
इसको अच्छा भी देखना चाहिए और बुरा भी कहना चाहिए। बहुत ज्यादा खुलापन भी ठीक नहीं है। ठीक वही है, इसी कारण वहां पे दोनों बातें हैं, दोनों बातें हैं। चलिए जी, पूछता हूं पांडे जी से। पांडे जी, अब ये जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, हालांकि खेमा आपका नहीं है, खेमा दूसरा है, कांग्रेस का है, पर आप लोग किस तरह से इसे देख रहे हैं? एक सवाल तो ये मुझे जरूर पूछना पड़ेगा आपसे। विवेक जी, पहले तो आपको नमस्कार, आदरणीय उचित शर्मा जी को नमस्कार। देखिए, जो ये लेटर बम फोड़ा गया है, ये कांग्रेस का अंदरूनी कलह को बताता है, दर्शाता है। और ये आज कोई नया नहीं है। अच्छा, उचित शर्मा जी ने बात कही कि 3 महीना पहले आदरणीय शैलजा जी पे भी आरोप लगा था, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। एक्चुअली क्या है, ये आरोप जो है लगातार लगते रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में चिंतन मनन या कार्रवाई करने का कोई वो नहीं है, व्यवस्था नहीं है। विपरीत दिशा में देखना आप कि अरुण सिसोदिया जी पे ही कार्रवाई हो जाएगी कल परसों में, जैसा राजनांदगांव की घटनाओं का आपने देखा कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के सामने ये बातें हो रही थी। लेकिन जो ये विषय उठाया गया है 5.89 का, ये विषय को आपको समझने की आवश्यकता है कि जब कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल जी थे, उनके माध्यम से जो भूपेश दाऊ जी के क्राइम पार्टनर है विनोद वर्मा जी, उनके बेटे की कंपनी को पैसा दिया गया है। तो देखिए, जो भ्रष्टाचार का डीएनए और जीन अगर किसी पार्टी में घर कर जाता है, तो फिर बड़े से छोटे में वो ट्रांसफर भी होता है। जैसे इनके राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है, वो नेशनल हेराल्ड पे बेल में है। उसके पूर्व जाएंगे तो इंदिरा गांधी जी पे जो आरोप लगा था चुनावी राजनीति में, जो भ्रष्टाचार का, उसके कारण आपातकाल की मामला आया था। उसके पहले चले जाए तो जीप घोटाले से शुरू करें तो बोफोर्स तक, और 2G 3G 4G, यहाँ कोयला, शराब, राशन। तो भ्रष्टाचार ही कांग्रेस का एक मानक है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा उतना बड़ा पद मिलेगा उनको। हालांकि ये बिल्कुल अंदरूनी मामला है कांग्रेस का, लेकिन मुझे तो एक चीज समझ में आ रही है अब कि कांग्रेस पार्टी पे ये लाइन शूट करती है कि मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जहां। उचित जी को आवाज लगता है नहीं पहुंच रही है। मैं हमारी टेक्निकल टीम से निवेदन करूंगा कि उचित जी तक आवाज जाए। पांडे जी की आवाज संभवतः उचित जी तक नहीं पहुंच पा रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? ठीक है जी, पांडे जी आप अपनी बात रखिए। तो वही मैं बात कह रहा हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी का एक चाल चरित्र और चेहरा जो उजागर हुआ है, आप देखेंगे विवेक जी, 5 साल की जो कालखंड थी सरकार की, कांग्रेस पार्टी की, उसका सबसे ज्यादा जो बातचीत हुई, डिबेट हुआ, चर्चा हुआ, उसका मुख्य विषय केंद्र बिंदु था भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का सिंडिकेट सीएम सचिवालय में चलाया गया, उससे 10 जनपद के एटीएम के रूप में काम किया गया। भूपेश दाऊ कर्नाटक, हिमाचल के चुनाव में पैसा खर्च करने जाते थे। तो ये भ्रष्टाचार तो इंगित करता ही है। इसीलिए जब लोग दूसरे घर में डाका डालते हैं तो आपका घर भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपने संस्कार ही वैसे दिए हैं। हालांकि उचित शर्मा जी ने जो अनुशासन की बात कही, अनुशासन और मर्यादा होनी चाहिए किसी परिवार में, पार्टी में। अनुशासन और मर्यादा का एक सीमा होता है, उसको लांघना नहीं चाहिए। और बिल्कुल दीपक बैद जी की बात से सहमत हूँ, जो भी विषय है पार्टी फोरम में रखना चाहिए। लेकिन पार्टी फोरम है कहाँ? आपको याद होगा उचित शर्मा जी, एक मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिख के आत्महत्या कर दी कि पिद्दी को बिस्किट खिलाया गया, हमको समय नहीं दिया गया। तो उचित फोरम है कहाँ कांग्रेस पार्टी में? यहाँ कोई उचित फोरम नहीं है। तो आपको जहां मौका मिलेगा वहीं तो बात रखोगे। जो कार्यकर्ता पीड़ित है और शोषित है, उसकी बात भी नहीं सुनना है, और सुनने के बाद आप उसको उस पे कार्रवाई करते हो, ना कि जो भ्रष्टाचारी उस पे कार्रवाई करते हो। तो मुझे एक चीज समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी डूबी हुई है। और जो अरुण सिसोदिया जी ने आरोप लगाया है, अगर आरोप सही है, कल या परसों में उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। उचित जी तक आवाज पहुंच रही है जी? उचित शर्मा जी, आपको आवाज मिल रही है अभी? मेरे ख्याल से उचित शर्मा जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मेरी भी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। कृपया उसको जरा ठीक करा लें कि उचित सर तक हमारी आवाज पहुंचे, और उचित सर को एक बार फिर से हम चर्चा में जोड़ते हैं। उचित जी, एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। पांडे साहब, एक छोटा सा सवाल जरूर रहेगा, क्योंकि उचित जी ने जो बात रखी है, मैं उसी परिप्रेक्ष्य में, अनुशासन अपनी जगह है, अनुशासन आपकी पार्टी में है, लेकिन वो कह रहे अनुशासन नहीं, वो थोड़ा डर है, थोड़ा ऐसा डर रहता है कि बड़े नेता कोई कुछ बोल नहीं रहे।
ये डर है क्या बीजेपी में, अपनी बात नहीं रख पा रहे लोग? नहीं विवेक जी, भारतीय संस्कृति का एक ये हम्म। प्रदर्शन है, शानदार प्रदर्शन है कि अपने से बड़ों की बात सुनना है, उनके आदेश का पालन करना है और किसी भी तरह से मतलब अनुशासन को नहीं तोड़ना है। ये हमारी पार्टी का अनुशासन बहुत मजबूत है और ऐसे ही नहीं हुआ है। सभी ने परिश्रम करके पार्टी को यहाँ तक पहुंचाया है और सबका अलग अलग उसमें योगदान है। तो अनुशासन की जो बात हम कर रहे हैं वो हर पार्टी में और हर घर में होनी चाहिए। ठीक है, आप इसे अनुशासन करार दे रहे हैं। एक बार फिर से हम उचित जी से जुड़ते हैं। उचित जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी उचित जी, आवाज अगर आपको मिल रही हो तो आप कुछ कहिए वहां से। जी हेलो। हाँ उचित जी, आवाज पहुंच रही है आपको? हाँ, आवाज हो रही, लेकिन आपकी आवाज इको कर रही। जी जी जी, इको कर रही है, जरा उसको ठीक करा देंगे। उचित जी, निशिकांत जी से तो मैंने पूछ लिया, लेकिन एक मेरा सवाल जरूर अहम होगा कि वर्तमान में कांग्रेस के पास करो या मरो वाली स्थिति है, और दूसरी चीज ये कि जब आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ बचता ना हो तो फिर आप चलिए थोड़ा सा प्रयोग ही कर लीजिए। और फिर जिस तरह से सिलसिलेवार, मैं कह रहा हूं बीजेपी के ही आरोप थे, लेकिन बीजेपी उसको भुनाने में कामयाब रही। उन्होंने राम विरोधी वाला वो जो बयान दिया उसे वो जनता के बीच में लेके गए और जनता ने एक्सेप्ट कर लिया कहीं ना कहीं उसको। आपको लगता है ये बात? एक बार सवाल दोहराए, मैं शॉर्ट में, आपकी आवाज इको कर रही, सुनाई नहीं दे रही। जी उचित जी, मैं बिल्कुल शॉर्ट में कर देता हूं कि बीजेपी का कांग्रेस को राम विरोधी बताना, सनातन विरोधी बताना, इसको जनता ने क्या एक्सेप्ट कर लिया है, आप मानते हैं ओवरऑल? नहीं, मुझे देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बहुत एक्सपर्ट है कि वो आप बता सके। वो बहुत ही कॉर्पोरेट ढंग से पॉलिटिक्स करती है, तो वो किसी भी मामले में लेके कि उनको विपक्ष को लेके वो अक्सर सवाल उठाए, सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की बातें हैं। लेकिन वो चेष्टा और प्रयास बिल्कुल करती है कि आपको राम से दूर रख सके, हिंदू से दूर रख सके, ताकि हम ये बता सके कि हिंदू विरोधी हो, आप हिंदू विरोधी हो, आप राम विरोधी है, आप राम सेतु विरोधी है, आप राम सेतु को ही नहीं मानते हैं। तो वो एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की जो कोशिश करती है। अब जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉर्पोरेट ढंग से पॉलिटिक्स करती है अपनी, तो बड़ी स्मार्ट पार्टी है। तो कई स्मार्ट सिटीज होंगे, स्मार्ट पॉलिटिकल पार्टी है। आप देखिए इसको, तो उन लोग ये किसी भी अंदाज में जो प्रस्तुत करते हैं, तो इनका वे ऑफ वर्किंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। वो जिनकी जो कमजोरी होती है उसको ही वो अपने एक बड़ा पॉइंट बना के प्रस्तुत करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई राहुल गांधी कोई राम से दूर है या भूपेश बघेल राम से दूर है, कांग्रेस राम से दूर है। भूपेश बघेल ने भी काफी काम किए, या कौशल्या माता मंदिर से लेके राम भवन तक के लेके, और गाय गोबर गौमूत्र सब उन्होंने कांग्रेस से छीनने, भाजपा से छीनने की उन्होंने कोशिश की है। तो वो भी राम के उतने ही करीब है, मुद्दे के उतने ही करीब है, सनातन के उतने ही करीब है जितने अन्य दल। ये पॉलिटिकल पार्टियां कोशिश करती है कि राम की, देखे हकीकत ये है कि राम इस चुनावी दौर में राम की फ्रेंचाइजी भाजपा के पास है, कृष्ण की फ्रेंचाइजी भाजपा के पास है। भूपेश बघेल 5 साल इसको लगातार अपने पक्ष में करने का प्रयास करते रहे, वो लोगों को कंफ्यूज करते रहे, कौशल्या माता मंदिर से, राम मंदिर से, कृष्ण कुंज से, गाय गोबर गौमूत्र से, और नरवा कुंभा वाणी से लेके, तो कई आरएसएस के लोगों ने उनका सम्मान भी किया, उनकी बातों को भी माना। तो उनका भी प्रयास ये था कि वो हिंदू धर्म के करीब है। वैसे भी कांग्रेस में 2 धड़े हैं, एक जो हिंदू वाली बातें करते हैं, जो हिंदुत्व की बात करते हैं, और वही इनसे दूर रहने की बात करते हैं। तो आप जब देखिए राजस्थान में इनका जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भी ये बात उठी थी, तो कुछ लोग इसके पक्षधर थे कि हमको हिंदुओं के साथ लेके चलना चाहिए, मंदिर को लेके साथ चलना चाहिए। कुछ लोग इसके खिलाफ थे। तो वहां भी 2 धड़े हैं। भूपेश बघेल जो है, जो सॉफ्ट हिंदुत्व को लेके बात होती है उसके वो करीब है, और उसके रिप्रेजेंटेशन वो करते हैं। उसकी बड़ी आवाज वो है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली बात है वो उसके करीब है। जी जी, ठीक है, मैं जरूर इस बात में तो पूछूंगा। निशिकांत जी, अब ये आप लोगों का बेस्ट मैनेजमेंट है
या फिर अपनी बात को रखने का तरीका, कि आप लोग जैसा मुद्दा बनाते हैं वैसा मुद्दा बनता चला जाता है, या सत्ता में है, नहीं, पावर में विवेक है, ये एक बड़ी वजह हो सकती है कहीं ना कहीं, क्योंकि दोनों बात है ना यहाँ पर। बहुत अच्छी बात उचित शर्मा जी ने जो कही थी कि वो तुलना किया उन्होंने 2014 के पहले वाली भाजपा और 2014 के बाद वाली भाजपा, कहीं अलग प्रतियोगिता में खड़ी है। नहीं, विवेक जी, उचित शर्मा जी का एक अपना इंट्रोस्पेक्ट करने का तरीका हो सकता है। 2014 के पहले की वाली भाजपा की बात करें या 1952 में जो जनसंघ बनी थी उसकी बात करें, हमारे मामले जो थे, हमने जो लेके आगे बढ़े 1952 में, चाहे राम मंदिर हो या 370 हो या ट्रिपल तलाक हो, इन विषयों में कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये जो राम जी की बात अभी आपने उठाई कि राम जी भारतीय जनता पार्टी के फ्रेंचाइजी के रूप में उचित शर्मा जी बोल रहे थे, फ्रेंचाइजी नहीं, राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा और सुरक्षा कौन करेगा? ठीक। प्रभु श्री राम का जन्म ही अयोध्या में हुआ, तो लोग हमसे पूछते थे कि तारीख नहीं बताएंगे, अब तो बना दिया, दर्शन करने नहीं जाएंगे, ऐसा स्थिति हो गया। विषय मात्र इतना है कि काल्पनिक राम से जी 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 अभी यहाँ राम वन गमन पथ तक लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो इसकी नैतिक जीत हमारी होती है कि हम कांग्रेसियों के मुंह से भी राम करा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष रखती है वो तो ठीक है, लेकिन खराब बॉल पे अच्छा बैट्समैन बॉल को बाउंड्री के पार भेजेगा ही भेजेगा। अगर अच्छा बैट्समैन होगा तो खराब बॉल देने की जिम्मेवारी आपकी इसी बात के साथ आज चर्चा को विराम देते हैं और धन्यवाद करूंगा पांडे साहब आपका, शर्मा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस का हिस्सा बनने के लिए। देखिए आज चर्चा में एक बड़ा रोचक किस्सा और वो भी पूरे एनालिटिक्स के साथ। एनालिटिक्स कैसे मैं आपको बता देता हूं कि आपको भी लगता है कि 2014 के पहले वाली भाजपा और 2014 के बाद वाली भाजपा, यानी इसमें एक बड़ा अंतर है। मैं आमूलचूल अंतर की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा अंतर नहीं जो दिनों दिन दिखाई देता, एक बड़ा अंतर, बिगेस्ट डिफरेंस जिसको हम कह सकते हैं, एक बड़ा अंतर आपको दिखाई देता है। कार्यकर्ताओं नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में, उनके दिए बयानों पर गौर कीजिए। सोचने समझने की शक्ति और कोशिश दोनों वहीं से प्राप्त हो जाएगी। 2014 के पहले वाली भाजपा और 2014 के बाद वाली भाजपा, यानी आज वाली भाजपा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।